तो अब हम जानेंगे ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पहले ऊर्जा का स्रोत क्या है? जिससे ऊर्जा निकलती है, उत्पादित होती है, उसे हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अब ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कार्य करने की क्षमता को हम यहाँ बोल सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई काम करना है तो हमारे पास एनर्जी होना चाहिए, यानी ऊर्जा होनी चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं रहेंगे तो हम कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो कार्य करते हैं ये दो रूप में संपादित होते हैं। एक होते हैं जो वस्तु गतिज ऊर्जा में होती है और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। अर्थात ऊर्जा अगर बोला जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये हम पिछला क्लास में पढ़े थे, पिछला ही क्लास में पढ़े थे। तो इसके लिए होता है 1/2 mv²। और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसके बराबर होते हैं mgh। तो यहाँ पर होता है जब वस्तु को हम लुढ़का के ले जाते हैं, कहीं भी ढकेल के ले जाते हैं, अर्थात लोटनी होता है तो उसमें लगाते हैं गतिज ऊर्जा होता है और 1/2 mv² होता है। जब वस्तु स्थिर हो और उसको खींच के लाए समतल सतह से तो उसमें लगता है mgh। तो दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब जानना है ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये पदार्थ जिनसे ऊर्जा उत्पादित होती है, उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे हो गया लकड़ी का जलाना, कोयला का जलाना, पेट्रोल का जलना, केरोसिन का जलना, एलपीजी का जलना, ये सभी जो हो गए हमारे ऊर्जा के स्रोत हो गए। लिख सकते हैं लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, एलपीजी, सीएनजी आदि, ये सभी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। जिनको जलाने पर या किसी अन्य भाग को उसमें उत्पादित करने पर ऊर्जा निकले वे पदार्थ जिनसे ऊर्जा उत्पादित होती है उसे हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, सीएनजी, एलपीजी ये सभी को जलाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अब ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत को हम ईंधन कहते हैं। अब ऊर्जा का अच्छा स्रोत वो है जो आसानी से जल जाए, आसानी से जले, आसानी से उपलब्ध हो, भंडारण आसान हो, परिवहन किया जा सके, अधिक धुआं ना दे। ये सभी हमारे आदर्श ईंधन या ईंधन के गुण होते हैं, यानी स्रोत होते हैं। पहला है आसानी से जले, यानी जलाने के लिए हमें ज्यादा उष्मा की आवश्यकता ना पड़े, वो हमारे अच्छे ईंधन होंगे। आसानी से उपलब्ध हो, खोजे कहीं भी कोई भी क्षेत्र में जाके तो आसानी से मिल जाए। भंडारण आसानी हो, उसको कहीं भी रख दे भंडारण करके, जैसे बरसात के दिन में होते हैं वो लकड़ियां में जलाने में बहुत परेशानी होता है, तो ऐसा ईंधन होना चाहिए जिसे हम आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। परिवहन किया जा सके, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से गाड़ी पर ले जाके ला सकते हैं, तो परिवहन किया जा सके। और सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि हाँ ये अधिक मतलब इसे जलाने पर ये धुआं उत्पादन ना करे, इसे हम ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहते हैं, जिसे ईंधन कहते हैं, या इसे ही हम बोलते हैं आदर्श ईंधन, जो जलने पर धुआं ना दे और ज्वलन ताप अधिक हो। यहाँ से हो गया ज्वलन ताप अधिक हो, ज्वलन ताप अधिक हो, तो इसे हम ऊर्जा का अच्छा स्रोत या ईंधन कहते हैं। अब ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, तो यहाँ समझना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं। तो ऐसे स्रोत जो
हमारे पूर्वज उपयोग करते आए थे और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम बोलते हैं परंपरागत स्रोत। जैसे हमारे जो अगला जनरेशन थे, उससे भी अगला जनरेशन थे, वो सभी कोयला, पेट्रोल, ये सब का उपयोग करते आ रहे हैं और हम भी इनका उपयोग कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्रोत चले, वैसा ऊर्जा का स्रोत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, उसे हम कहते हैं ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। अब ऊर्जा का परंपरागत स्रोत के लिए हम समझ सकते हैं कि इसमें हो जाएंगे लकड़ी भी हो गया, कोयला भी हो गया और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो। अब इसमें हमको पहला समझना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में पहला क्या है, तो जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं, पहले जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवाश्म हम उसे कहते हैं पृथ्वी पर आज से लाखों हजारों वर्ष पहले भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर धंस गए थे। उनका अपघटन बढ़िया से नहीं हो पाया, इन्हीं बढ़िया से उगल नहीं पाए। इसके कारण उनके अवशेष जो हो गए वो काले या द्रव्य रूपी वो जमा हो गए परतों के बीच। वहां से जो निकाला जाता है पदार्थ, उस पदार्थ को हम बोलते हैं जीवाश्म। और इन जीवाश्मों को जब हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। यानी कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर आए बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई बड़े भूभाग पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण वहां मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे बढ़िया तरीका से अपघटित नहीं हो पाया जमीन के अंदर। ये यहाँ पर दब के हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब जीवाश्म ईंधन में आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम, अन्य गैस से, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें हम आसानी से नहीं बना सकते, इन्हें बनाने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाएंगे, उसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जिन्हें बनाने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाए उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब जीवाश्म ईंधन में समझना हमको नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। तो यहाँ से जीवाश्म ईंधन के अलग हो गए। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे वो अलग अलग पॉइंट बनेगा। तो पहला नवीकरणीय स्रोत, ये स्रोत जिन्हें हम आसानी से दोबारा बना सके या उपयोग कर सके उसे कहते हैं, उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जिसे हम आसानी से दोबारा बना के उपयोग कर लें उसे बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, तो वे स्रोत जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सके या उपयोग हेतु ना हो उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसमें आ जाएगा कोयला को हम आसानी से नहीं बना सकते हैं, पेट्रोलियम आदि। और ये नवीकरणीय हो गया सूर्य प्लेट या सौर ऊर्जा, सौर कुकर आदि। तो ये नवीकरणीय जिसे हम दोबारा बना सकते हैं, अनवीकरणीय जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ समझना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो पृथ्वी पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान ही बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और ये पिघलने की घटना ही हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी ये प्रभाव जो CO2 या अन्य प्रदूषणकारी
गैस गैस के कारण वातावरण, बोले तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होते हैं? ग्लेशियर पिघलते हैं, प्रभाव कहते हैं। इसके कारण ही ग्लेशियर पिघलता है और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण समुद्र के इर्द गिर्द जो भी स्थित गांव या कस्बा या शहर होता है, वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। यहाँ पर एक टरबाइन एक प्रकार का ऊर्जा उत्पादक यंत्र है। इसमें होता है कि एक टंकी में पानी रखा होता है, उसके बगल में आग जलाए जाते हैं। जब पानी गर्म होता है तो उससे भाप निकलता है और वहां पर एक टरबाइन लगे होते हैं, अर्थात डायनेमो लगे होते हैं, उसमें एक पंख लगे होते हैं और इस भाप को हम आसानी से, वो जो प्रेशर कुकर बोलते हैं, वो कुकर से एक पतली पाइप निकाल कर और इस जो इसमें लगे होते हैं पंख, उसके ऊपर हम डाल देते हैं आसानी से ऊपर से। ज्यों ही पानी गर्म होता है, उससे भाप निकलता है, जिसके कारण उसका जो डायनेमो में लगा टरबाइन होता है वो घूर्णन करना शुरू कर देता है। अब डायनेमो से क्या होते हैं, तो पिछली तो वो क्लास में ही जान चुके थे कि डायनेमो से बिजली का उत्पादन होता है। टरबाइन ज्यों ही घूमना शुरू करता है तो इसका दूसरी भाग से विद्युत उत्पादन होता है। अब विद्युत उत्पादन होने के कारण हम उसका उपयोग अलग अलग भागों में करते हैं। आप ऐसे टरबाइन का उपयोग साइकिल में भी लगे देखे होंगे, जो साइकिल के टायर में लगे होते हैं और जब साइकिल का टायर घूमता है तो वह टरबाइन भी घूमता है, अर्थात डायनेमो घूमता है और डायनेमो घूमने से उसके जो वाहन में लगे बल्ब होता है वो आसानी से जलता है, या बड़े बड़े साउंड जो होते हैं वो आसानी से बजते हैं। तो ये था टरबाइन के लिए यहाँ पर आग लगाया जाता है और यहाँ पर वो जो हम गांव घर में जिसमें खाना बनाते हैं, ये कुकर से एक पाइप निकाला जाता है और पाइप से हवा निकलती है और यहाँ पर टरबाइन लगे होते हैं और ये टरबाइन आसानी से घूमता है और इससे ये डायनेमो जुड़े होते हैं, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। और तो ये टरबाइन की क्रिया विधि हो गई। अब हम जानेंगे तापीय शक्ति संयंत्र क्या है। तो तापीय शक्ति संयंत्र साधारणतः समुद्रों में लगाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन की बड़ी संख्या को जलाई जाती है और गर्म भाप को अलग अलग टरबाइन को इसके भाप से घुमाए जाते हैं और इसमें कभी ताप बढ़ता है कभी ताप घटता है, जिसके कारण जो डायनेमो या जो टरबाइन होते हैं वो अलग अलग क्रिया विधि करती है। तो कभी इससे ताप अधिक निकलता है और कभी इससे ताप कम प्राप्त होता है। इसे हम तापीय शक्ति संयंत्र कहते हैं, जिसका उपयोग साधारणतः समुद्री इलाकों में होता है। अब जल शक्ति संयंत्र किसे कहते हैं? तो जल शक्ति संयंत्र जो है हमारा नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय बोले तो जिसका हम उत्पादन दोबारा कर सकते हैं। तो जल शक्ति संयंत्र क्या है? एक हम बड़ा सा जल संग्राहक रखते हैं। जल संग्राहक बोले तो इसको हम वो तट बोलते हैं, जिसमें पानी को संचित रखा जाता है। इसके इस वाले भाग में टरबाइन लगा दिए जाते हैं और टरबाइन से ही बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। जब इस नली से पानी को छोड़ा जाता है तो ये गति से बाहर निकलते हैं। गति से बाहर निकलने के कारण घूर्णन करना शुरू कर देता है और घूर्णन करता है तो इससे विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं
और ये नल का जो जल है, ये जल का उत्पादन कृषि में भी कर लेते हैं और इस जल का उपयोग से हम बिजली भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे संसाधन को या ऐसे संयंत्र को जल शक्ति संयंत्र कहते हैं। ये हमेशा मतलब प्रत्येक साल बनाया जा सकता है, पानी को इकट्ठा करके रखा जा सकता है, इसी कारण इसे जल शक्ति संयंत्र कहते हैं। और ये नवीकरणीय स्रोत है क्योंकि इसे हम प्रत्येक साल बना सकते हैं। और इसके बगल में पावर हाउस लगे होते हैं जिसे शक्ति घर कहते हैं। यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है इसे हम बोलते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी बिहार में एनटीपीसी का एकमात्र स्थान जहाँ पर एक पुराने लगे थे, एक पुराना था और एक नया है। नया में हो गया बाढ़ एनटीपीसी और पुराना का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। षड्यंत्र, तो ताप वैद्युत षड्यंत्र में ताप वैद्युत षड्यंत्र ऐसा षड्यंत्र जिसमें ताप देने पर जल वाष्प में बदलता है, जल वाष्प में बदलता है और वाष्प से टरबाइन घूमते हैं, वाष्प से टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन घूमते हैं और इसके फलस्वरूप टरबाइन अर्थात डायनेमो, तो डायनेमो से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो इसे हम बोलते हैं ताप वैद्युत संयंत्र। यदि पूछा जाए ताप वैद्युत संयंत्र क्या है तो बोलना है कि जिसमें वैसा पात्र जिसमें आग पर उसको ताप पर दिया जाए और उसमें जल रहे, जल बदलेगा वाष्प में, वाष्प से टरबाइन घूमेंगे अर्थात डायनेमो घूमेंगे और डायनेमो से विद्युत धारा उत्पन्न होगा। जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो ऐसे संयंत्र को हम बोलते हैं ताप वैद्युत संयंत्र। इसे आसानी से दर्शाया गया है, इसे आसानी से दर्शाया गया है। यहाँ पर ये प्रेशर कुकर है और इस कुकर से ये हवा प्रेशराइज होके ये टरबाइन में जा रहे हैं अर्थात ये टरबाइन के आगे पंखी लगा हुआ है अर्थात डायनेमो है और यहाँ से जब डायनेमो घूमता है तो इससे बिजली निकलती है जिससे बिजली का बिल जल रहा है, यानी बिजली का बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पर से कि हम उसको ताप वैद्युत संयंत्र में कहते हैं। तो ताप वैद्युत संयंत्र क्या होते हैं तो बोलना है वैसे संयंत्र जिसमें जल वाष्प के द्वारा और वाष्प से टरबाइन, टरबाइन बोले तो डायनेमो से विद्युत उत्पादन होता है। तो ऐसे संयंत्र को ताप वैद्युत संयंत्र कहते हैं। अब यहाँ से इसके बाद समझना था हमको थर्मल पावर यूनिट क्या है। थर्मल पावर यूनिट, थर्मल पावर यूनिट, तो थर्मल पावर यूनिट, यूनिट या जल, हम इसको बोल सकते हैं जल संयंत्र, जल वैद्युत संयंत्र भी बोल सकते हैं। इसी को बोला जाता है एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल प्लांट कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। अब थर्मल पावर प्लांट यानी कि जल संयंत्र में क्या होते हैं तो एक बड़े से भूभाग, ऊंचाई वाले भूभाग पर जल को इकट्ठा कर दिया जाता है झील के रूप में या तालाब के रूप में या बड़े टैंक बनाकर। यहाँ से इसका एक मुहाना नदी से जोड़ दी जाती है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे उपजाऊ जमीन होते हैं। यहाँ पर से टरबाइन लगा दिया जाता है। जब इसे जल को छोड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा के कारण इसके कारण टरबाइन घूमते हैं और टरबाइन में डायनेमो लगे होते हैं और डायनेमो से धारा मिलती है। तो इस प्रकार की यहाँ से जो धारा प्राप्त हो रही है ऐसे पावर प्लांट को हम बोलते हैं थर्मल पावर यूनिट या प्लांट। अब यहाँ से जो ये पानी बह रहा है इस पानी का उत्पादन लोग सिंचाई में भी करते हैं और इसके बिजली का उत्पादन हम सब घरों में करते हैं। तो हमारे पास जो लाइन पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है थर्मल पावर यूनिट अर्थात प्लांट से ही। अब जल विद्युत के लाभ क्या क्या है। पहला नंबर यह जो है ये नवीकरणीय है, यानी प्रत्येक साल जल इकट्ठाकरण हो ही जाता है। नवीकरणीय संसाधन यानी ऐसा संसाधन जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं और दोबारा उपयोग कर सकते हैं
उसे बोला जाता है नवीकरणीय संसाधन। अन्य प्रकार की शक्ति संयंत्रों की तुलना में विद्युत जो शक्ति होती है इसका कीमत जो होता है बहुत कम होता है। दूसरा नंबर हो गया कीमत कम होता है, कीमत कम होता है। पहला हो गया नवीकरणीय होता है, दूसरा होता है इसका कीमत कम होता है। तीसरा इसका है कि इस संयंत्र में बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में सहायक होते हैं। इसका पानी कृषि में उपयोग होता है। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण ये जल संसाधन हमारे लिए लाभदायक हुआ। अब जल संसाधन से कुछ हानि भी होंगे, तो हानि के बारे में भी जान जाएंगे। हानि क्या क्या होता है। पहले नंबर हो गया कि इन्हें इकट्ठा करने में समस्या होती है, तो सिर्फ सीमित संख्या वाले स्थानों पर विशेषकर भूभागों में बांध बनाए जा सकते हैं। यानी वैसे स्थान जहां कम लोग निवास करते हों, वैसे स्थानों पर बांध बनाया जाना चाहिए, बांध बनना चाहिए। यानी जहां कम लोग हो, अर्थात भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हम इसको नहीं बना सकते हैं। दूसरा है कि कृषि योग भूमि वाले स्थान पर इसे नहीं बनाया जाना चाहिए। कृषि भूमि क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर हो गया पानी का उचित निकास होना चाहिए। जलमग्न यानी कि पानी का निकास समुचित होना चाहिए। चौथा हो गया वन तथा जीव जंतुओं की हानि ना हो। तो ये सभी हानि हो गया। जल विद्युत से ये सभी हानि हो गया और ये सभी लाभ हो गया। लाभ हुआ कि ये नवीकरणीय संयंत्र है, इसमें कीमत कम लगता है, इसका पानी कृषि योग उपयोग होते हैं। हानि हो गया कि वैसे स्थान जहाँ पर लोग निवास करते हैं ये कम लोग निवास करते हैं, वहां पर हमको ये बांध बनाना चाहिए। कृषि भूमि क्षेत्र में यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे अगर तो आज सीखेंगे हम ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। या हम बोल सकते हैं वैसे संसाधन जो नवीकरणीय संसाधन। तो पिछली बार हम बता चुके हैं कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिस संसाधन का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसे बोला जाता है नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ से ऊर्जा का गैर परंपरागत यानी कि परंपरागत नहीं होना चाहिए, परंपरागत नहीं, ये होना चाहिए इस प्रकार जो ऊर्जा का गैर परंपरागत हो। यानी हमारे परंपरा के अनुसार जो चलते आ रहे थे वो नहीं। जैसे इसमें आया था कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो उसे कहा जाएगा गैर परंपरागत। तो अब गैर परंपरागत स्रोत के आधार पर हम पढ़ेंगे। उसमें पहला हमारा जो अभी लगातार उपयोग हो रहा है उसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं और ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है। तो ऊर्जा का ये जो सौर ऊर्जा है ये इस प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम किसी पर निर्भरता होकर ना करते हैं। अर्थात सौर ऊर्जा वैसी ऊर्जा है जो सूर्य से प्रकाश का उपयोग कर प्राप्त
होने वाली ऊर्जा को होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी कि ऊर्जा से सूर्य से प्रकाश का उपयोग कर कर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अब इस ऊर्जा में बहुत सारे उपकरण आते हैं। जैसे हमारा आता है, पहला हो गया सौर कुकर, सौर कुकर, सौर प्लेट आदि जो हो गए, ये सभी सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण हो गए। तो यहाँ से समझना है कि सौर ऊर्जा पर यानी सौर ऊर्जा से प्राप्त जो संसाधन है उसकी मांग लगातार बाजारों में बढ़ रही है। और यहाँ हम समझेंगे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है ऊर्जा, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और इसके रूप में हम सौर कुकर या सौर प्लेट का प्रयोग करते हैं। अब सौर कुकर क्या है? तो सौर कुकर होता है एक आयताकार बॉक्स होता है। इसका जो नीचे का कलर होता है वो काला होता है और इसकी पेटी की ऊपरी जो सतह होती है वो प्लेट समतल प्लेट की लगी होती है। और इसमें हम वस्तु को रखकर इसे ढक्कन से ढक देते हैं। तो इसके समतल सतह से जो भी किरणें इसके अंदर जाती है वो उसके अंदर इसका ताप बढ़ा देती है, अर्थात वो अवशोषण कर लेती है। और इसमें भोजन का या पानी का गर्म करना आसान होता है। अब सौर कुकर में कैसे भोजन बनते हैं? तो वैसे भोजन जो तैलीय ना हो, तैलीय या पलटने वाला। तैलीय मतलब उसको तला नहीं जा सकता है या उसको हम पलट नहीं सकते हैं। रोटी, सब्जी या तौल वाला सामग्री नहीं बनेंगे। ऐसे सामग्री बनेंगे जिसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको हम मिला के अब फेंट के इसमें रख देंगे और सुबह रखेंगे तो दोपहर तक होते होते इसमें भोजन हमारा बन जाएगा। तो इसमें साधारणतः सरल पदार्थ बनाए जाते हैं। ये सौर कुकर का उपयोग हुआ। अब इसका कुछ हानि भी है। इसका हानि क्या है? इससे हानि क्या है? तो इसका हानि ये है कि हम केवल और केवल सूर्य वाले जिस दिन धूप उगेगा यानी धूप वाले दिन में करते हैं। दूसरा हो गया कि मौसम खराब होने पर यह काम नहीं करेगा। और अगला है कि इसमें तैलीय पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं। तैलीय पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं। इसमें तैलीय पदार्थ नहीं बनाए जा सकते। तो ये सौर कुकर के कुछ लाभ हुए और कुछ इसका हानि हुआ। और सौर कुकर में जो ताप होता है, एक पॉइंट होता है, सौर कुकर का ताप होता है जो 100 सेंटीग्रेड से यानी सेल्सियस से लेकर 140 सेल्सियस तक इसमें तापमान अधिकतम होता है। तो इसमें ना तो हम रोटी को बना सकते हैं, ना तो हम तैलीय सब्जियों को भी बना सकते हैं। और ये जो होता है एक सस्ता ईंधन है, इसको आसानी से हम छत पर रख देंगे और वहां पर भोजन आसानी से बना सकते हैं। तो ये सस्ते भी होते हैं, आसानी से उपलब्ध भी होते हैं, बाजारों में मिल जाते हैं, यह धुआं भी नहीं देता है। ये सब लाभ इसका हुआ। इसका हानि जो हुआ यहाँ पर लिखल है कि मौसम खराब होने की स्थिति में हम इसको नहीं उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो भोजन बनेगा वो देर से बनेगा। ये सब इसकी हानि हो गई। अब जानना है कि सौर प्लेट किसे कहते हैं? सौर प्लेट या इसी को बोला जाता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बोले तो पवन शक्ति का उपयोग हम वैसे क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां पर पेड़ पौधे कम हो
या पेड़ पौधे हों लेकिन पहाड़ी इलाका हो, वहां पर पवन चक्की का उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। और इसका मुख्यतः उपयोग जो हम करते हैं वो इसका उपयोग हो गया कि यहाँ पर टरबाइन लगे होते हैं, ये इसमें 3 से 5 तक पंखे इसमें बड़े बड़े लगे होते हैं। और ये जब घूमता है हवा के वेग से, हवा का वेग होना चाहिए, वायु का वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं पर इसमें हम लगा सकते हैं। तो जब इतना हवा रहेगा तो इसके कारण ये पंखियां घूमेगी, पंखियों के कारण डायनेमो से यहाँ से विद्युत मिलेगा और विद्युत का उत्पादन हम आसानी से कर ले, यानी हवा के द्वारा यानी वायु के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का उपयोग हम आसानी से दूरगामी या पहाड़ी इलाका में कर सकते हैं। खास करके इसका उपयोग हम ऐसे स्थानों पर कर सकते हैं जहां पर पवन का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब पवन ऊर्जा का लाभ क्या है? तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, ये कैसी संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है बोले तो नवीकरणीय उसे बोलते हैं जिसका उत्पादन हम दोबारा कर सकते हैं। तो ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इनका उत्पादन व्यय थोड़ा कम होता है और इनकी जो सीमाएं होती है वो अलग अलग स्थानों पर अधिक वर्षा वाले, जहाँ अधिक वर्षा होता है, बहुत ज्यादा वेग चलता है हवा, वहां पर इसको लगाया जाता है। इसमें जो हवा का वेग होता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। इसकी जो अवधि होती है संचालक सेलों की, उसकी सुविधा होनी चाहिए। अब कभी कभी हो गया कि इसमें हवा नहीं चल रहा है और उस समय हमको विद्युत चाहिए, तो इस टरबाइन से इस विद्युत का उपयोग करके हम इसके सेल को यानी बैटरी को चार्ज करके रखेंगे ताकि इसका उपयोग हम बाद के समय के लिए कर सकते हैं। जिस प्रकार हम स्विच प्लेट का प्रयोग कर सकते हैं जब उसको चार्ज करके कुछ समय के बाद हम उसका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार टरबाइन से इसको हम चालू करेंगे, उसके बाद इसको हम आसानी से चार्ज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा फॉर्म की स्थापना के लिए भूमि का बड़ा क्षेत्र चाहिए, इसका 1 मेगावाट कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए और 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, इसे लगाने में बहुत ज्यादा हानि होता है। तो यहाँ टरबाइन जो होता है इसकी क्षति भी अधिक हो जाती है, जब बहुत तेज से 15 किलोमीटर से अधिक ज्यादा तेज से जब वायु चलता है तो इन सबों का क्षरण हो जाता है, ये सभी टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक लागत होता है बहुत ही ज्यादा होता है, कभी कभी तो इतना वेग होता है कि ये बीच से और ये किनारे से ही मतलब टूट जाते हैं, तो इसमें और ज्यादा हानि होता है, तो इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है। इन्हें खुले स्थानों पर लगाया जाना चाहिए, इन्हें फॉर्म वाले स्थान पर लगाया जाना चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए हमें इर्द गिर्द में कोई फॉर्म बनाना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदा से इसका हानि ना हो। इसका सबसे ज्यादा हानि वर्षा और तेज वायु से होता है। अब पवन चक्कियों का देश, पवन चक्कियों का देश डेनमार्क, पवन चक्कियों का देश डेनमार्क और अपने देश में पवन चक्कियों का राज्य। तो ये जो राज्य आएगा ये देश है और अब राज्य आएगा तो राज्य में जो हमारा आएगा, राज्य में आएगा वो आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। ऐसे कार्य कर रहे हैं अभी सबसे ज्यादा वो कार्य कर रहे हैं गुजरात, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा पवन चक्की का जो उपयोग होता है वो तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्नामलई जैसी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों पर इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है। वहाँ पर वायु का वेग भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इन्हें हम बिहार के कुछ भागों में भी देख सकते हैं, खास करके बिहार के वैसे भाग जहाँ पर बड़ी पहाड़ी छोटी पहाड़ी पाई जाती है वहाँ पर इसको लगाया गया है। तो इसका उत्पादन यदि शुरुआती लागत अधिक होता है, उसके बाद इसमें लागत की बहुत कम गुंजाइश होती है, इसका हानि बहुत भी कम होता है और इनसे ज्यादा मात्रा में हम विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते। इसी के लिए इसे कभी भी उपजाऊ वाले मशीन पर या निचली सतह पर नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए स्थान जो होना चाहिए ऊपर और पहाड़ी इलाका होना चाहिए, वैसे भूमि जो मरुभूमि है वहां लगाना चाहिए। तो भारत में अभी लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इससे हो रहा है और हम विश्व में 5वां स्थान पर है, विश्व में 5वां स्थान पर है पवन चक्की में। पहला स्थान डेनमार्क का है,
तो पूछा जाता है पवन चक्कियों का देश, तो आंसर लगाना है डेनमार्क। पवन चक्कियों का राज, तो लगाना आंसर तमिलनाडु। सूर्य प्लेट को जब जोड़ दिया जाता है एक साथ, तो इसे हम सौर पैनल कहते हैं। गांव में सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है। और इस सौर पैनल का उपयोग बहुत सारे सरकारी सरकारी भवनों में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार के बने होते हैं और इस पर सिलिकॉन और चांदी के लेप होते हैं। सबसे ज्यादा अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन होता है और पतली परत चांदी की होती है। पतली परत चांदी की होती है और इससे जो विद्युत धारा प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम अलग अलग प्रकार के वैद्युत सामग्री में करते हैं। तो सौर पैनल क्या है? तो सूर्य प्लेट के समूह को सौर पैनल कहते हैं। सूर्य प्लेट के समूह को सौर पैनल कहते हैं। इसके द्वारा जो विद्युत धारा प्राप्त होती है उससे हम बैटरी को भी चार्ज करके आसानी से अलग रख सकते हैं। और जब सूर्य भगवान जब सामने नहीं उगे होते तो ये जो हम यहाँ पर बैटरी का उपयोग करेंगे, जिस सेल का उपयोग करेंगे, जिसको हम चार्ज करेंगे, इस सेल का हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सौर पैनल का ये लाभ हुआ। आज जितने भी प्रकार के सरकारी भवन हैं या सरकारी ब्रांच हैं उन सबों में सौर पैनल का भरपूर प्रयोग हो रहा है। 7 वाट तक की विद्युत उत्पन्न होती है और इसका रख रखाव की कोई जरूरत नहीं होती। इसको हम छत पर रख देते हैं या कहीं पर छत के ऊपरी सिरा पर लगा भी देते हैं या रख भी देते हैं। इसकी कीमत उच्च होती है और इसे कृत्रिम प्रक्षेपण में भी उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ यातायात सिग्नल में जो होते हैं हम पता नहीं कर पाते हैं कि इसमें लाइट कैसे जल रहा है, तो इसके लाइट के लिए उसके ऊपर से प्लेट लगे होते हैं जैसे ही सूर्य का प्रभाव इस पर पड़ता है वैसे ही ये जलना शुरू हो जाता है। तो सौर पैनल लगे होते हैं उस स्थानों पर। वैज्ञानिक अपने कार्य विधि में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैलकुलेटर और रेडियो का भी प्रयोग इसी सौर पैनल के द्वारा होता है। यानी कि सभी प्रकार के ये जो सौर पैनल हैं ये सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को और सरकारी कार्यों को संपादित करते हैं उनके ब्रांचों में। अब इससे हानि क्या है? इसका हानि है कि सिलिकॉन जो सौर सेलों को बनाने में इस्तेमाल होता है प्राकृतिक में भरपूर है, किंतु सौर पैनल बनाने के लिए विशिष्ट कोड वाले सिलिकॉन की उपलब्धता कम है। अब हमारा एक सिलिकॉन सिटी कहलाता है। सिलिकॉन सिटी हमारा हो गया बेंगलुरु या बैंगलोर बोल सकते हैं, बैंगलोर। ये कर्नाटक में ये सिलिकॉन सिटी कहलाता है। यहीं से हमारा ज्यादातर वो गैजेट बनता है या तो हमारा सौर पैनल से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वही बनते हैं। यहाँ पर इसे बोला जाता है सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन का निर्माण अभी भी खर्चीला है, इसी कारण इसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। उच्च कीमत होने के कारण यह सिर्फ घरेलू होता है। इसका कीमत अधिक होता है इसलिए इसका सिर्फ उपयोग हम करते हैं घरेलू कार्यों के लिए। तो ये हो गया हमारा सौर पैनल। अब जानना है सागर से ऊर्जा। जल निकलते हैं और इससे टरबाइन घूमता है, ये पावर हाउस हो गया। इसी को हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, बोले तो एनटीपीसी। अब एनटीपीसी से पावर निकलता है, ये हमारे घर तक पहुंचते हैं यहाँ से। अब यहाँ से पहुंचते हैं तो इसको जो प्लस होता है इसको 3 भागों में वहीं से कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसका एक निगेटिव भाग प्रस्तुत होता है। तो यहाँ थर्मल पावर प्लांट से इस प्रकार विद्युत, यानी इसको हम यहीं पर ऐसे नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े उपकरण होने चाहिए जिसकी सहायता से हम एक पॉजिटिव को 3 पॉजिटिव में बदल सके और तीनों का मान अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ से थर्मल पावर प्लांट से होता है, ये नदियां हैं, नदियां के बाद इधर ये नदियां बहती जाएगी। तो ये था हमारा जल शक्ति षड्यंत्र। अब जल शक्ति षड्यंत्र के बाद हम जानेंगे अगला नंबर है जीव द्रव्य अर्थात बायोमास। ये जो चित्र है
इसका नाम है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य या बायोमास, बायोमास, मास। इसे हम बोल सकते हैं गोबर गैस प्लांट भी, गोबर गैस प्लांट, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन छूटते हैं, यानी मीथेन गैस का उत्पादन होता है। इसलिए इसे जीव द्रव्य या बायोमास यानी बायोमास संयंत्र कहते हैं। और इसका मुख्य जो घटक होता है वो CH4 होता है, जिसे गांव घर में गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि इसको बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो बड़े बड़े गड्ढे बनाना चाहिए। इसमें यहाँ पर गारा डाला जाता है, गारा बोले तो गोबर और जो सड़ने गलने वाले उसको डाल दिया जाता है। यहाँ से उसको प्रेशराइज किया जाता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पानी रहता है, इसमें जाके ये अपघटित होते हैं। अपघटन के फलस्वरूप इधर इसका मलबा जो होता है आगे बढ़ जाता है, जिसको हम खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और यहाँ से जो बनने वाले गैस होते हैं वो इस नली से हम निकाल लेते हैं, और इस गैस का उपयोग हम सिलेंडर में भर के घरों तक करते हैं। तो इस सिलेंडर में जो प्रयोग होता है, यहाँ से जो निकलने वाले गैस है वो गैस का नाम है CH4। तो यहाँ से मीथेन गैस प्राप्त होता है। इसे हम गांव में आसानी से लगा सकते हैं, इसकी लागत बहुत कम होती है, इसके हानि बहुत कम होते हैं, ये कहीं भी लगाया जा सकता है, ये कम समय में उत्पादित होते हैं। ये सभी इसके लाभ हुए। हानि इसका बहुत कम होता है, क्योंकि इसके जितने भी अपशिष्ट होते हैं उसको हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं। और इस गैस से हम गैस सिलेंडर में भर के इससे खाना बनाने वाला या इससे बिजली उत्पादन हम आसानी से कर सकते हैं। गैस संयंत्र जो ही है, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, इसी का नाम बायोमास या जीव द्रव्य होता है। इसमें 75% लगभग CH4 होता है, और बाकी जो अपशिष्ट उपयोग होते हैं वो हमारे कार्बनिक खाद होते हैं। अब इसका लाभ और बहुत सारे हैं। इसका लाभ ये है कि ये सस्ता से उपलब्ध होता है, इसकी कीमत भी सस्ते होते हैं, और इन्हें हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सभी इसके लाभ हैं। अब समझना है तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा हमेशा जो तरंग ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी हम जो उपयोग करते हैं तरंग ऊर्जा का, इसे सागर तटीय भागों में किया करते हैं। इसमें होता है कि जहाँ पर लहरें आती हैं वहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है। टरबाइन, ये टरबाइन लगे हुए हैं, और इस टरबाइन को लहर के बीच में लगा दिया जाता है, जहाँ पर लहरें बार बार उच्च गति से उच्च जोर के साथ आती रहती हैं, जिसके कारण ये टरबाइन घूमता है, और घूमने के कारण ये जनित्र है जिससे विद्युत धारा प्राप्त होती है। यहाँ से जो आती है उच्च ज्वर, और ये जो टरबाइन से टकराने के बाद जाती है, यानी टकराने के बाद टरबाइन घूमता है, घूमने के कारण इसका जो वेग होता है निम्न होता है, निम्न ज्वर होता है। तो यहाँ से जो जनित्र से हमें प्राप्त होता है, तो एक धन और एक ऋण प्राप्त होते हैं, अर्थात विद्युत प्राप्त होता है। इस विद्युत का प्रयोग साधारणतः विकसित देश अधिक मात्रा में करते हैं, जो सागर के तटीय क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ से प्राप्त होने वाले जो तरंग ऊर्जा है, इस ऊर्जा का प्रयोग करना हमारे देशों में और अन्य देशों में बाधित है, क्योंकि इसमें जलीय जीव जंतु आते हैं तो टरबाइन की सहायता से उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के कारण बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु ना हो, यानी मृत्यु ना हो, उसके लिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप तरंग ऊर्जा का उपयोग सागरीय तटीय क्षेत्र में ना करें। उसके बाद है भू-ऊष्मीय ऊर्जा। भू-ऊष्मीय ऊर्जा, या यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको महासागर तटीय ऊर्जा। महासागर तटीय ऊर्जा, महासागर तटीय ऊर्जा महासागर के किनारे जहाँ पर लहरें आती हैं वहाँ पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार जनित्र लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर से टरबाइन होता है जो उच्च गति से आती है, और ये टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन को घुमाने के फलस्वरूप संघनन होता है, अर्थात यहाँ से पानी यहाँ संघनित होता है। संघनित अर्थात ये पानी जो है ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये आगे की ओर इसमें अमोनिया मिला होता है, इसके कारण ये द्रव रूपी आगे बढ़ते हैं। आगे
बढ़ने के फलस्वरूप जो सागर का गर्म जल रहता है ये इसको पुनः वाष्प में बदल देता है। वाष्प होने के फलस्वरूप पुनः ये अमोनिया बल्ब के साथ होते हुए पुनः टरबाइन को घुमाता है। तो ऐसी जो हम ऐसे यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं महासागर तटीय ऊर्जा। ये विकसित देशों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और इन्हें लगाना सुगम होता है और इससे जीव जंतु की उतना हानि नहीं होता है जितना कि सागर मतलब तरंग ऊर्जा से होती है। इसके बाद हमको समझना है, यहीं से आता है कि भू-ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो भू-ऊष्मीय ऊर्जा में झरना और अन्य से जो गर्म जल निकलते हैं तो वहाँ से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम भू-ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, अर्थात भूमि के नीचे से। भू-ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग यूएसए और न्यूजीलैंड जैसे देशों में अधिक मात्रा में किया जाता है और यहाँ से विद्युत का उपयोग किया जाता है। अब है ये झरने मुख्य जो स्रोत है, भू-ऊष्मीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है झरना और इसका प्रयोग मतलब इसका लाभ है कि ये भू-ऊष्मीय ऊर्जा रात दिन कार्य करते हैं। भू-ऊष्मीय ऊर्जा लगभग प्रदूषण मुक्त होते हैं। इससे क्या प्रदूषण निकलेगा? झरना या स्रोत से क्या निकलेगा? कुछ भी प्रदूषण नहीं निकलेगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये जो ऊर्जा स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद जानना है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम बता चुके हैं कि नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। इसका जो इसे हम बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर, यानी इसका जो प्रयोग करते हैं वो नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं और यहाँ पर एक बार इस परमाणु का विखंडन होता है और एक आगे हम पढ़ेंगे संवहन होता है। विखंडन में क्या होते हैं, एक परमाणु जैसे यूरेनियम 92 का प्रयोग अगर हम करते हैं या थोरियम का प्रयोग करते हैं या प्लैटिनम का प्रयोग करते हैं तो ये सब को हम परमाणु रिएक्टर में ले जाकर नाभिकीय रिएक्टर में ले जाकर जब प्रतिक्रिया कराते हैं तो इनके परमाणु के कण आपस में टूटते जाते हैं, जिसे हम विखंडन करते हैं। इसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसकी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा के रूप में यह हमेशा के लिए कभी भी संभव हो सकता है तो नाभिकीय रिएक्टर में, अर्थात जहाँ पर हम परमाणु को आसानी से गुजार सकते हैं, वहाँ पर इसका गुजारना बहुत ही आसान होता है। इसकी क्रिया बहुत ही सहज तरीके से हो सकती है। कि नाभिकीय ऊर्जा जो होती है विखंडन ऊर्जा होती है। यहाँ के बाद इसको दर्शाने के लिए पहली बार जो आए थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन आए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 ईस्वी में बताए E बराबर mc², जहाँ m द्रव्यमान है यानी मास है और c जो है प्रकाश है, प्रकाश की चाल है, तो m E बराबर mc² होता है। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। और एक इलेक्ट्रॉन या एक वोल्ट का मान 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल बताया। यहाँ जो प्राप्त ऊर्जा है उसका मान 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल बताया। अब ये नाभिकीय ऊर्जा के खतरे क्या हैं? तो इसका खतरा है प्रमुखता कि इसे कभी भी इसका भंडारण खतरा होता है। भंडारण, इसका उत्पादन, इसका कार्य सीमित क्षेत्र में होता है। यानी सबसे ज्यादा अगर खतरा कुछ है तो भंडारण है, उत्पादन है और इसका कार्य सीमित क्षेत्रों में होता है। ये सबसे बड़ा यहाँ खतरा है। अगर ये नाभिकीय रिएक्टर से अगर ये किरणें निकलती हैं तो ये किरणें किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। ये खतरा है। हानि, तो इसी खतरा को ही हानि बोलते हैं। इसमें कभी भी विस्फोटन हो सकता है, कभी भी विस्फोटन हो सकता है और इस विस्फोटन को यदि ना रोका जाए तो बहुत से व्यक्तियों की इससे हानि होगी। और हम परमाणु बम के बारे में जान चुके हैं कि ये जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसके कारण आज भी वहाँ लोग विकलांगता में जन्म ले रहे हैं।
तो यहाँ से ये हानि हो गया हमको नाभिकीय रिएक्टर से। अब नाभिकीय शास्त्र क्या है? तो नाभिकीय शास्त्र को ही बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में जैसे हमारा सूर्य हो गया, यहाँ विखंडन के रूप में जो था, विखंडन के रूप में था, ये विखंडन के रूप में हम जान रहे थे एटम बम, एटम बम या अणुबम, अणुबम। और यहाँ नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के हीलियम बना देता है। तो ऐसी क्रियाएं जो होती है वो हमेशा नाभिकीय संलयन में होता है, और इसके कारण सूर्य का ताप हमेशा बढ़ता है, ताप बढ़ता है। संलयन होने के कारण इसका ताप बढ़ता है। तो नाभिकीय शास्त्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें परमाणु आपस में जुड़कर एक नए यानी हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर और हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इसका ताप हमेशा हमेशा बढ़ता है। आए दिन हम सभी सोचते हैं कि सूर्य का तापमान इतना बढ़ क्यों रहा है, तो इसका मुख्य कारण है हाइड्रोजन का जुड़ना। अब ये जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन पर ही कार्य करते हैं हमारा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में ये जो जैविक क्रियाएं होती है, ये जैविक क्रियाएं संलयन की घटना प्रदर्शित करती है, जिसमें एक बम आपस में मिलकर संलयित होकर और ये अधिक ऊर्जा वाले बम बन जाते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। अब इन हाइड्रोजन बमों का अच्छा, अब यहाँ से जाना नाभिकीय शास्त्र, यानी नाभिकीय शास्त्र या नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय ऊर्जा वाले वो जो रिएक्टर होते हैं वो क्या भारत में है? तो ऐसे ऐसे भारत में बहुत सारे राज्यों में बने हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, ये नाम है, ये रिएक्टर का नाम है, ये भी रिएक्टर का नाम है। अगला तमिलनाडु में कलपक्कम, उत्तर प्रदेश में नरोरा, गुजरात में कपारपुर, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, तमिलनाडु में कलपक्कम और गुजरात में कपारपुर। ये सब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ जानना है कि पर्यावरण के परिणाम क्या होंगे। तो हम आए दिन देख रहे हैं पर्यावरण का परिणाम जो है परमाणु रिएक्टर के कारण, परमाणु और प्रदूषण के कारण, परमाणु और प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर जो परिणाम है ये बहुत ही उद्घुष्ट हो रहे हैं, अर्थात इसमें दोष पाए जा रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रदूषण जैविक कार्य भी हो रहे हैं। अब प्रदूषण जैसे कार्य हो रहे हैं तो इसमें हम प्रदूषण को भी जानते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण कार्यरत हैं। यानी ये सब प्रदूषण होता है पर्यावरण परिणाम के स्वरूप। यानी परमाणु और प्रदूषण कारक को जब हम जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ये सभी प्रदूषण पर्यावरण परिणाम है। अब इसके बाद जानना है तापमान जो बढ़ रहा है उसका मात्र एक परिणाम वृक्षों की कटाई है। यहाँ जानना कितने समय तक कोई ऊर्जा स्रोत टिकेगा। जितने भी प्रकार के नवीकरणीय संसाधन, पहला हो गया अनवीकरणीय, दूसरा है नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनका हम लगातार उपयोग करते आ रहे हैं और इसे ही हम बोलते हैं परंपरागत स्रोत, और इसे बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार से प्रयोग किया जा सकता है और उसके बाद दोबारा इसे बनाना बहुत ही कठिन होता है, यानी बन भी नहीं सकता, उसे हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ये परंपरागत स्रोत में आते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सभी। तो इसको बनाना बहुत ही
मतलब कि बहुत समय लगता है इसको बनाने में और इसे बनाना बहुत ही कठिन होता है। परंतु इसका इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं कि ये कुछ ही समय में नष्ट हो जाएंगे, यानी पृथ्वी पर इसकी मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। तो उसे हम बोलते हैं अनवीकरणीय। जैसे हो गया कोयला, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन मतलब 100-200 बरस के बाद कोयला, पेट्रोलियम, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से ये सब बहुत ही, पेट्रोलियम और गैसें, प्राकृतिक गैसें, ये सभी का लगातार हम दोहन कर रहे हैं। दोहन करने के कारण इसका एक समय आएगा कि कुछ समय के बाद ही नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मुख्य कारण वस्तुओं का लगातार दोहन होता है। अब दूसरा हमको जानना नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में होते हैं गैर परंपरागत स्रोत। इसमें क्या होता है, हम वैसे माध्यम को चुनते हैं जो कि हमारे परंपरागत पर आधारित ना हो, अर्थात जिनका हम उपयोग हमेशा आगे दर आगे कर सकते हैं। जैसे सौर से ऊर्जा, सौर से ऊर्जा, जल से ऊर्जा, जल से ऊर्जा, ये सभी हैं। और अनेक प्रकार की ऊर्जा, पवन से ऊर्जा, पवन से ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा, जिनका समाप्तिकरण कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसे बोला जाता है गैर परंपरागत स्रोत। तो ये सभी बहुत समय तक चल सकते हैं। और एक होते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली या जीवाश्म से चलने वाली गाड़ियां, जीवाश्म। जर्मनी जैसे देशों में जीवाश्म से ही रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, और सभी देशों में लगभग वो इलेक्ट्रिक कार, वो बैटरी से चलने वाला गाड़ी, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं नवीकरणीय।